उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आज योगी आदित्यनाथ की रैली के अलावा अगर किसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा है तो वो है समाजवादी पार्टी का नया पोस्टर। ये पोस्टर लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को एक नए अवतार में दिखाया गया है। और समाजवादी पार्टी समर्थकों ने इस पोस्टर को महाभारत की थीम पर बनाया है, जिसमें अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण और राहुल गांधी को अर्जुन की तरह पेश किया गया। यानी अखिलेश यादव को गुरु और राहुल गांधी को शिष्य के तौर पर दिखाया गया है। समाजवादी पार्टी समर्थकों ने इस पोस्टर के जरिए 2027 का लक्ष्य तय किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि 2027 में अखिलेश यादव को दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बनाना है। इस पोस्टर पर लिखा है कि संकल्प 2024, लक्ष्य 2027। दरअसल यूपी के उपचुनाव के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समर्थक हर दिन पोस्टर जारी कर जवाब दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बाद अब लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर समर्थकों ने एक पोस्टर लगाया, जिस पर यह संदेश दिया गया कि बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इससे कुछ दिन पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर 27 का सत्ताधीश के पोस्टर लगाए गए थे। दरअसल 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले उपचुनाव को 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसे लेकर सभी दल ने इसके लिए पूरी ताकत लगा दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए एक नया ही चक्रव्यूह रचा है। और बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में प्रचार के लिए गठबंधन के बड़े नेताओं की संयुक्त रैली की योजना बनाई, जिसमें विपक्ष के बड़े नेता एक मंच पर दिखाई देंगे। अखिलेश यादव के साथ प्रियंका या राहुल गांधी भी मंच साझा कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल या फिर दूसरे सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अगले हफ्ते से प्रचार में जुट जाएगा और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2 से 3 संयुक्त रैलियों की तैयारी कर रहे हैं, जिसके जरिए अखिलेश यादव गठबंधन की एकजुटता का भी संदेश देने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। हालांकि अभी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले वोटिंग की तारीख 13 नवंबर थी, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने बदलाव करते हुए नई तारीखों का ऐलान किया था, जिसे लेकर अखिलेश यादव और विपक्षी दलों ने निशाना भी साधा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरा किया और मुजफ्फरनगर में जनसभा के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और समाजवादी पार्टी के शासन में महिला सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए। आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी। तो वहीं एसपी और कांग्रेस के बीच मनमुटाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एसपी में सियासी तलाक हो गया है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है। इधर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही 9 की 9। दरअसल मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है, जहां एनडीए के खाते से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल मैदान में है। बुधवार को महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था उसका असर आज शुक्रवार के दिन भी देखने को मिला। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को योगी की बात इतनी बुरी लगी कि वो योगी के परिवार को लेकर जुबानी हमला करने लगे। और इसी नारे के जवाब में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत चुनावी जंग में योगी की फैमिली को बीच में ले आए। योगी जी को 4 भाई है, 4 भाई 40 साल में एक साथ नहीं मिले हैं कभी। कौन बटे हैं? योगी अपने माँ बाप को नहीं मिल सकता है कभी जाकर। योगी जी, हाँ, उनके पिताजी का देहांत हो गया, योगी जी वहां नहीं गए। क्या बटने के बाद? अपना परिवार एक नहीं है।
तो वहीं बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। महाराष्ट्र में मुस्लिम लीग का राज लाना चाहते हैं क्या? हम भी जा रहे हैं, प्रत्येक बस्ती में जाकर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद नहीं चलेगा। बटोगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की लड़ाई औरंगजेब और तैमूर लंग के बाद जलियांवाला बाग नरसंहार के दोषी ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर तक पहुंच गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट के नेता रोहित पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तुलना अब जनरल डायर से कर डाली। शरद पवार की एनसीपी के नेता रोहित पवार महाराष्ट्र के सोलापुर में जनसभा के दौरान महिला असुरक्षा, महंगाई और बेरोजगारी का ठीकरा देवेंद्र फडणवीस पर फोड़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। बेरोजगारी असेल, जे काय महिलांवर अत्याचार होत आहेत, महिलांची असुरक्षितता आहे, नाही तर आज जे काय या महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रशासन असेल जे अकार्यन्वित आहे, याच्यातून तुम्ही लोकांना बाहेर काढू शकता का? नाही काढू शकत। तर देवेंद्र फडणवीस साहेब, तुम्ही या नवीन युगाचे अभिमन्यू मात्र नाही, पण तुम्ही नक्कीच या नवीन युगाचे जनरल डायर आहात। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान तैमूर की एंट्री कराई। कांग्रेस अध्यक्ष ने विवादास्पद टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री की तुलना तैमूर लंग से कर दी थी। महाराष्ट्र में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी लड़ाई में तनाव भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता नितेश राणे ने महाराष्ट्र में ऐलान कर दिया कि मुसलमान 23 नवंबर यानी चुनावी नतीजों से पहले लाउडस्पीकर उतार दें। इसे धमकी कहें या नीतीश राणे का पलटवार, इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। जो कोई लाउड स्पीकर मस्जिदों के ऊपर बजते हैं, वो लाउड स्पीकर 23 नवंबर को ये लोग खुद ही निकाल ले, वरना 24 तारीख के बाद वो लाउड स्पीकर का कोई गारंटी रहेगी नहीं। इतना मैं आपको कहूँगा। इस बयान के आने के बाद समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने नीतीश राणे पर पलटवार किया। आजमी ने कहा कि ऐसे बयानों से मुस्लिमों को डराने की कोशिश हो रही है। ये लोग सिर्फ और धर्म के नाम पर एक माइनॉरिटी जिसकी तादाद बहुत कम है उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, रोजाना ये कह रहे हैं। और मेरा चैलेंज है कि कोर्ट जो कहेगा वो हम मानेंगे, लेकिन किसी की ताकत नहीं जो इस तरह से मस्जिदों को बंद कर दिया, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार दिया। दरअसल महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान और धमकियों का मुद्दा तब गर्मा गया था जब नीतीश राणे ने असेंबली में घुसकर मारने की धमकी दी थी और फिर नासिर सिद्दीकी ने इस पर टिप्पणी भी की थी, जिसके बाद धमकी की पॉलिटिक्स शुरू हुई। वहीं महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर का मामला नया नहीं है। इससे पहले राज ठाकरे भी ये कह चुके हैं कि उनके गठबंधन की सरकार बनी तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवा देंगे। जी न्यूज पर कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह महाराष्ट्र में मुसलमान वोटों की लामबंदी का खेल चल रहा है। हमने आपको ये भी बताया था कि 400 से ज्यादा एनजीओज बीजेपी गठबंधन को हराने के लिए मुस्लिम वोटर्स की लामबंदी कर रहे हैं। आज हम आपको जी न्यूज की इस बड़ी खबर का असर दिखाने वाले हैं। ये जी न्यूज की खबर का ही असर है कि महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने मुस्लिम वोटर्स को पोलराइज करने वाले एनजीओज के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जी न्यूज पर वोट बैंक की लामबंदी के खुलासे के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। जांच के आदेश आते ही बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर्चे बांटने वाले एनजीओ के दफ्तर भी पहुंच गए। महाराष्ट्र चुनाव में चल रहे इस बड़े खेल का खुलासा सबसे पहले जी न्यूज ने ही किया था। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए महाविकास अघाड़ी के साथ साथ कुछ मुस्लिम एनजीओ एक्टिव हो गए हैं, जो चुनाव में वोटरों को जागरूक करने के नाम पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। ये खुलासा एक दस्तावेज से हुआ है। माना जा रहा है कि योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के खिलाफ महाराष्ट्र के मुसलमानों को एकजुट करने के लिए 400 एनजीओज की फुल फोर्स लगाई गई है। एनजीओज के जरिए मुस्लिम वोटर्स को प्रभावित करने के खुलासे के बाद महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में सरगर्मियां बढ़ी हैं और बीजेपी इसे वोट जिहाद जैसी साजिश करार दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, लेकिन इस अभियान के दौरान अरविंद केजरीवाल के अंदर का कवि भी निकलकर सामने आ गया और पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने के लिए संदेश देने के दौरान उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कविता सुनाई। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, जब तक है दम
जय भीम कहेंगे हम। दरअसल दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने सीएम पद छोड़कर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था और उसके बाद से लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन घोटाले के आरोप अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। बीजेपी ने एक बार फिर इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा। राजनीतिक तौर पे जिस विचारधारा के ऊपर बैठकर अरविंद केजरीवाल आए थे, उसी विचारधारा को दफना दिया और आज वीवीआईपी कल्चर का सबसे बड़ा प्रतीक कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल स्वयं हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिसे लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। झारखंड का सियासी रण आदिवासी बनाम वनवासी हो गया है। राहुल गांधी ने आज प्रचार के दौरान बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और झारखंड के सिमडेगा में संविधान की लाल किताब लहराते हुए बीजेपी पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया। आपको हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं। सही बात। जब अंग्रेज यहां थे वो भी आपको वनवासी कहते थे। बिरसा मुंडा जी जो लड़े थे वो क्यों लड़े, वो अंग्रेजों से क्यों लड़े? वो आपके जंगल, आपके जल, आपकी जमीन, इन चीजों के लिए लड़े थे। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल के आरोपों पर जवाब दिया। राहुल गांधी समाज को बांटना चाहते हैं, हिंदू समाज को। हेमंत सोरेन घुसपैठियों के लिए ये लोग काम करते हैं। आदिवासी समाज का कल्याण के लिए काम नहीं करता है, झारखंड का कल्याण के लिए काम नहीं करते हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में आदिवासी मुख्यमंत्री का मुद्दा केंद्र में है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ही आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाने के संकेत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आदिवासियों के शासन पर जोर दिया, जो प्रदेश के 26% आदिवासी आबादी के लिए अहम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की करहल सीट पर जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे तो यहां उनका चुनावी प्रचार का अंदाज कुछ बदला और कुछ अलग ही दिखा। चुनाव प्रचार के दौरान सियासी चटकारों के साथ चटपटी चाट का स्वाद मिल जाए तो क्या कहने। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव तो यूपी बहुत आए होंगे, लेकिन करहल की इस दुकान का नाम सुनकर यहां खींचे चले आए। करहल कस्बे के इस मशहूर मिष्ठान भंडार पर सीएम आए तो उनके पीछे बीजेपी नेताओं का काफिला भी पहुंचा। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और करहल से बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत भी थे। देखते ही देखते मिष्ठान भंडार पर रोड शो जैसा माहौल बन गया। चटपटी चाट के साथ मिठाइयों का स्वाद तो मिला ही, इस बहाने जमीन से जुड़े नेता होने का प्रचार भी हो गया। दिलचस्प बात ये कि सीएम मोहन यादव ने न सिर्फ चाट और मिठाई ऑर्डर की, बल्कि सबको खिला पिलाकर बिल भी खुद चुकता किया। जम्मू कश्मीर के सदन में आज भी हाथापाई होती नजर आई। मामला इतना बढ़ गया कि सदन में घुसकर मार्शल्स को मोर्चा संभालना पड़ा और आप जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, फिर से हंगामा शुरू हो गया। और पीडीपी विधायक फयाज मीर ने विधानसभा में 370 की बहाली वाले प्रस्ताव का पर्चा लहराया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए नारेबाजी करते रहे। तभी बीजेपी विधायक ने प्रस्ताव का पर्चा छीनकर फाड़ दिया और इसके साथ ही बवाल बढ़ गया। बीजेपी और पीडीपी विधायक गुत्थम गुत्था हो गए। हंगामे के बीच कुछ विधायक डेस्क पर भी चढ़ गए और उनके बीच हाथापाई भी हुई, जिसके बाद बीजेपी विधायकों को मार्शल ने उठाकर सदन से बाहर कर दिया। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद ने शुक्रवार को भी पोस्टर लहराने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मार्शल ने उन्हें बाहर कर दिया। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए, उन्हें फिर बाहर निकाल दिया गया। खुर्शीद अहमद शेख ने 370 के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला और उनके सहयोगी पार्टियों के मंसूबे पर सवाल खड़े किए। एनसी का जो रेजोल्यूशन है उसमें उनके जो अलायंस पार्टनर है, उनके जो इंडिया अलायंस के पार्टनर कांग्रेस जो है, वो कहते हैं कि इसमें जो है 370 और हमने 370 और 35A की बात नहीं कही, हमने स्पेशल स्टेट्स की बात। तो इसका मतलब है अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने मार्शल की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि अब 370 कभी वापस आने वाला नहीं है। 370 का ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, ये इतिहास के पन्नों में जा चुका है और जो इतिहास के पन्नों में जा चुका है वो बस वापस। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए चुनावों में विपक्ष ने 370 की बहाली को लेकर चुनाव लड़ा था।
इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली के प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा बना लिया। तो उधर चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को इस पूरे मामले पर आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाने का आरोप भी लगा दिया। और महाराष्ट्र के धुले में जनसभा के दौरान इस मुद्दे को जनता के सामने उठाया। पीएम मोदी ने इसे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की साजिश करार दिया। पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी ना, धारा 370 वापिस नहीं। इधर यूपी उपचुनाव में प्रचार के दौरान भी कश्मीर का मुद्दा गूंजा। मुजफ्फरनगर से प्रचार का आगाज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 370 और 35A की बहाली वाले प्रस्ताव को विपक्ष की देश को तोड़ने वाली मानसिकता बताया। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर अब जिन्ना की भी एंट्री हो गई है। कभी कांग्रेस के साथ रहे उसके पुराने साथी और कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने जिन्ना का नाम लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अनुच्छेद 370 अब दफन हो चुका है, अब इसे कोई वापस नहीं ला सकता और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, उनके नेता ऐसे हैं जिनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस जाती है। कभी कभी जिनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस जाती है वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया था, उस वक्त सभी विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया था। कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। अब प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस को 370 पर अपना रुख साफ करने को कहा है। मैं राहुल गांधी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो अपना रुख साफ करें। सारा देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी कश्मीर में 370 दोबारा लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 370 के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है कि वो ना तो इसका समर्थन कर पा रही है और ना ही खुलकर इसका विरोध। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, अब इसका फैसला 3 जजों की संविधान पीठ करेगी। इस पर सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने आज अहम टिप्पणी की। 7 जजों की बेंच ने 4-3 से फैसला सुनाया और एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर 1967 का फैसला पलट दिया। अब नई बेंच ही एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई करेगी। 3 जजों की बेंच तय करेगी कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए या नहीं। सीजेआई चंद्रचूड़ समेत 4 जजों ने एक मत से फैसला दिया, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अजीज बादशाह जजमेंट को खारिज कर दिया। 1967 में अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य मामले में 5 जजों की पीठ ने भी एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा खारिज किया था, लेकिन 1981 में सरकार ने एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा फिर से बहाल कर दिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा एक मत रहे। कोर्ट के फैसले के बाद अब एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा 3 जजों की नई बेंच नए सिरे से तैयार करेगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का आज आखिरी वर्किंग डे था। सुनवाई पूरी होने के बाद जब कुर्सी से वे उठे तो हाथ जोड़कर कोर्टरूम को प्रणाम किया और विदाई ली। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। रांची में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा डीएसपी भाईजान अंदाज में किया। इसके लिए उन्होंने पहले गेटअप बदला और बदमाश बनकर गन सप्लायर के पास पहुंच गए। ये वही हथियार है जो बदमाश डीएसपी को बेच रहा था, जिसे अब कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही गन सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इनके बारे में पूरा हम लोग हर थाने में पता कर रहे हैं, क्योंकि ये सप्लाई करने का काम साथ ही साथ घटना करने का इनका फिलहाल था। तो अभी इस बिंदु पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं जो कि इस पूरे अवैध धंधे को चला रहे हैं। साथ ही पुलिस ने ये बताया कि जब डीएसपी भेष बदलकर हथियार सप्लायर के पास पहुंचे तो उसने अलग अलग रेट बताए।
डीएसपी ने पूछा कितने की पिस्टल है, सप्लायर ने 45 से 50,000 कीमत बताई। डीएसपी ने पूछा कितना कम हो सकता है, सप्लायर ने बताया 40,000 में मिल जाएगा। और इसी मोल भाव के बाद पुलिस ने धावा बोल दिया और हथियारों के साथ सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में तो अजब गजब ही सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मंगवाए गए समोसे और केक पर अब सीआईडी जांच बैठानी पड़ी है। दरअसल हुआ ये कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए रेडिसन होटल से समोसे और केक मंगवाए गए थे, लेकिन गलती से सीएम के सुरक्षा कर्मियों को समोसे और केक परोस दिए गए और इसी वजह से विवाद खड़ा हो गया। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि नौबत सीआईडी जांच किया गई, लेकिन सियासी बवाल तो तब मचा जब जांच में इस गलती को सरकार विरोधी काम करार दिया गया और इसलिए अब बीजेपी हिमाचल सरकार पर हमलावर है। समोसे और केक मंगवाए गए थे, सीएम के लिए थे, गलती से उनके स्टाफ को परोस दिए गए, तो हिमाचल प्रदेश के पूरे प्रशासन का काम ये बचा है कि अब इसमें सीआईडी इंक्वायरी कराकर इसे एंटी गवर्नमेंट एक्ट बताकर इसमें जांच की जा रही है। प्राथमिकता देखिए। हालांकि सियासी बवाल के बाद सीएम सुक्खू इस पर सफाई दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा कहीं, पर आपने तो सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिस बिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार हिमाचल सरकार को घेर रही है और तंज कस रही है कि सरकार को केवल सीएम सुक्खू के समोसों की चिंता है, जनता की नहीं। तो देखिए, जलेबी के बाद अब समोसों पर भी सियासी उबाल शुरू हो गया है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के गायब हुए समोसों पर जांच का मामला है, तो इधर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर समोसों का स्वाद लेते नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। जाहिर है कि हरियाणा की जलेबी के बाद अब समोसों पर सियासी तंज का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू के समोसे पर सीआईडी जांच बैठ गई, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा में एक समोसे पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे खाने से एक बच्चा बीमार हो गया। समोसे में क्या था आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। दंग इसलिए क्योंकि उस समोसे में छिपकली थी। समोसे की इस तस्वीर को देखिए, कैसे समोसे से छिपकली की मुंडी बाहर निकली हुई है और इसी समोसे को खाने के बाद बच्चा बीमार हो गया है। बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि कुशवाहा होटल से समोसा लिया गया था, जिसे बच्चे ने खाया और फिर कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि अस्पताल पहुंचा बच्चा पेट दर्द से कैसे चिल्ला रहा है। बच्चे की हालत देखकर परिजन भी डर गए। जब वो समोसा खाया और थोड़ा रख दिया तो पूछे बेटा नहीं खाए तुम, अब नहीं खाओगे क्या? नहीं, ये गंदा है, इसका टेस्ट गड़बड़ है, इसमें छिपकली देखो। तो जब उठा के देखा तो फिर तुरंत लेके संजय गांधी हाथ भगे। समोसे में छिपकली मिलने की घटना ने पूरे रीवा में हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल परिजनों ने इस बाबत थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक पुलिस सिर्फ जांच पर अटकी है। पुलिस की माने तो जांच में अगर बात सही पाई गई तो होटल पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव जीतने के लिए नेता तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। यूपी उपचुनाव में भी नेताओं के ऐसे ही कारनामे सामने आ रहे हैं। कटेहरी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद का एक पोस्टर अपने अजीबोगरीब कंटेंट को लेकर चर्चा में है। इस पोस्टर पर लिखा है, या ता अब की जिताईदा या ता टिकटी पर लटाईदा। अवधि में लिखी इन लाइनों के द्वारा जनता से अपील की गई है कि अब की बार या तो जिता दीजिए या अर्थी पर लिटा दीजिए। दरअसल धर्मराज निषाद उपचुनाव में कटेहरी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इस समय जमकर प्रचार कर रहे हैं। उनके चुनावी क्षेत्र में एक होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग में उनकी फोटो के साथ योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर लगी है, लेकिन होर्डिंग पर लिखा कंटेंट मजेदार है। प्रत्याशी ने अपने वोटर्स से अपील इस तरह से की है कि लोग हंसने पर मजबूर हैं, साथ ही ये सोचने पर भी विवश हैं कि एक चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों को क्या क्या करना पड़ता है। महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यूपी महिला आयोग ने अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं, जिसके तहत पुरुष दर्जी को महिलाओं के कपड़ों का माप लेने की मनाही की गई है। इसके अलावा भी राज्य महिला आयोग ने कई अहम प्रस्ताव दिए हैं। हम आपको बता दें कि लेडीज टेलर की दुकान पर मर्द ना हो, पुरुष दर्जी महिलाओं की नाप ना लें। कपड़ों की दुकान पर महिलाएं जरूरी हैं। जिम योगा सेंटर में भी सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। जिम योगा सेंटर में महिला ट्रेनर जरूरी है। ट्रेनर और महिला जिम का सत्यापन जरूरी है। स्कूल बस में महिला सुरक्षा कर्मी, महिला टीचर अनिवार्य है। नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर होनी चाहिए। जिले की सभी शिक्षण संस्थानों का सत्यापन जरूरी है। कोचिंग सेंटर्स पर सीसीटीवी और वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने ये कड़े उपाय प्रस्तावित किए हैं।
हालांकि इस मुद्दे पर 28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक हुई थी, लेकिन अभी तक इस पर फैसला आना बाकी है। अगली खबर का रुख करेंगे। अब इस पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनना चाहिए। तो ये ऑप्शंस भी मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को मिले। इससे हमारी महिलाओं को मानसिक शांति भी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी, और वहाँ हमारी जो नई बच्चियां हैं, जो नई महिलाएं जो सीख के आती हैं, जो काम की उम्मीद से, क्योंकि हर क्षेत्र में आज महिला है, तो उनको एक रोजगार भी मिलेगा। बिहार के छपरा में छठ के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। तालाब में एक नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो गए और इसके कारण ये नाव डूब गई। सुबह के अर्घ के दौरान तालाब में खड़ी नाव में एक साथ करीब 10 लोग सवार हो गए, जिसके कारण नाव डूब गई। हादसे के बाद नाव में सवार सभी लोग पानी में गिर गए। स्थानीय लोगों ने 8 लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 युवक तालाब में लापता हो गए। हादसे के बाद स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवक को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो गई। हालांकि समय रहते 8 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, जिससे 8 लोगों की जान बच गई। नाव हादसे के बाद लोगों ने एम्बुलेंस को जानकारी दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंचने में देरी होने के कारण लोग नाराज हो गए। भीड़ ने मौके पर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। गुस्साए लोगों पर एम्बुलेंस को निशाना बनाने का भी आरोप है। लोगों ने घाट पर कोई व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का एनकाउंटर जारी है। मुठभेड़ के दौरान ड्रोन कैमरे में आतंकवादी कैद हुए हैं। इसका वीडियो हम आपको दिखाते हैं। सेना के ड्रोन कैमरे से लिए गए इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक आतंकी एनकाउंटर के बाद ढेर हो गया। हरे रंग की ड्रेस पहने ये आतंकवादी सेना की गोली का शिकार होने के बाद अंतिम सांस ले रहा है। ये वीडियो उत्तरी कश्मीर के सुपोर इलाके का है, जो सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अब तक 2 आतंकवादी मारे गए हैं और सेना का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड की हत्या कर दी। नजीर अहमद और कुलदीप कुमार नाम के गार्ड्स को आतंकियों ने अगवा किया और बाद में उनकी हत्या कर दी। जैश ए मोहम्मद ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। इस हत्या के खिलाफ आज पूरा किश्तवाड़ बंद है और जगह जगह पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी खतरे को देखते हुए अब सेना के जवानों के साथ विलेज डिफेंस गार्ड भी सतर्क हैं। पहाड़ों पर वीडीजी के लोग राइफल लेकर तैनात हैं ताकि दहशतगर्दों को जहन्नुम भेजा जा सके। ये वीडियो राजौरी का है। यहाँ नौशेरा के सीमावर्ती गांव में आतंकवादी खतरों के खिलाफ वीडीजी यानी विलेज डिफेंस गार्ड पूरी तरह सतर्क रहते हैं। नागरिकों की टीमें भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर काम करती है ताकि एक मजबूत सुरक्षा नेटवर्क बनाया जा सके। विलेज डिफेंस गार्ड हथियारों के साथ पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं और चप्पे चप्पे पर इनकी नजर रहती है। ये गांव में पेट्रोलिंग भी करते हैं। सेना के जवानों ने विलेज डिफेंस गार्ड को हथियारों की ट्रेनिंग दी है ताकि ये दहशतगर्दों का मजबूती के साथ सामना कर सकें। ये इलाका एलओसी के पास है। यहाँ हमेशा चुनौतियां रहती हैं, इसलिए वीडीजी तलाशी के लिए सेना के साथ जाते हैं। विलेज डिफेंस गार्ड हमेशा यहाँ लोगों के आने जाने पर सतर्कता से नजर रखते हैं ताकि कोई घुसपैठिया दाखिल न होने पाए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया और एनकाउंटर के बाद मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए। आतंकवादियों के कब्जे से बरामद हुए इन हथियारों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मारे गए दहशतगर्द कितनी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन आतंकियों के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया और दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल ने एक अनोखा फरमान सुनाया है। विधायक जी ने शर्त रख दी है कि गुटखा छोड़ो तभी गांव में बिजली लौटेगी। अब विधायक जी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये है मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल। जनता दरबार में एक शख्स अर्जी लेकर पहुंचा था कि गांव का ट्रांसफार्मर सही करा दीजिए, लेकिन विधायक जी ने तो अनोखा फरमान सुना दिया। ये विजय आपका बेटा है, ये हमारे पास आए हैं कि ट्रांसफार्मर जल्दी लगवाना है। हाँ, तो विजय का हम कह रहे हैं कि तुम गुटखा छोड़ दोगे तभी हम ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। अपना गुटखा, हाँ गुटखा काहे खाते हैं? नहीं, अपना 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 माता यहाँ है, अपना के बाद स्टेशन कार्ड देंगी। हाँ, तो इनका बताए गई गुटखा छोड़ देंगी तब सुना वहां। विधायक जी ने अर्जी का निराकरण करने के बजाय पूरे गांव को ही सजा दे दी और सजा की वजह कुछ और नहीं बल्कि गुटखा तंबाकू बनी।
फरियादी की गलती इतनी थी कि वो गुटखा चबा रहा था। ये देख विधायक प्रदीप पटेल नाराज हो गए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक केस सामने आया है और ये मामला लीगल है। यहाँ एक महिला पर विधवा पेंशन के साथ पति से तलाक का हर्जाना लेने का भी आरोप है। और जब ये मामला उजागर हुआ तो जिला प्रशासन भी हक्का बक्का रह गया। तारा देवी नाम की महिला पर आरोप है कि वो पति राम अवतार से तलाक लेकर कोर्ट से हर महीने 2000 रुपए हर्जाना लेती रही और वहीं दूसरी तरफ उसे कागजों में मारकर प्रशासन से 1000 रुपए लेती रही। वो कोर्ट में जीत गई तो उसको 2000 रुपया महीना लगा, फिर भी हर्जाना देने के लिए। इसके बाद फिर भी हमको मृत घोषित करके वो विधवा पेंशन भी ले रही है। ये जानकारी हमको जुलाई महीने में हुआ। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद हमने थाने में FIR किया। पति राम अवतार ने इसकी शिकायत जब जिला प्रशासन से की तो विभाग में भी हड़कंप मच गया। अब विभाग ने अब तक वो जो 34,000 ले चुकी है उसे वसूलने के लिए नोटिस भेजा है। विधवा पेंशन अभी तक इन्होंने 34,000 रुपए इनको खाते में जा चुका है, तो उसको सरकारी राजकोष में जमा कराने हैं तो नोटिस जारी किया गया है। अभी तक इनके द्वारा वो पैसा जमा नहीं कराया गया, पुनः नोटिस जारी कराया जा रहा है। मामला तब और पेचीदा हो गया जब आरोपी तारा देवी ने पति पर ही उल्टा आरोप मढ़ दिया कि उसी ने ये सब जाल बुना है और अब उसे फंसा रहा है। सर विधवा पेंशन ले रही है वो फंसावे खातिर ऐसे कैले बाटा, उहे विधवा पेंशन उहे बनौले बाटा और वही पर मुकदमा कैले बाटा। सर देवी का आरोप इसलिए है क्योंकि पति ने दूसरी शादी कर रखी है। एक ही घर में दोनों पत्नियों के अनबन ने मामला बढ़ा दिया। फिलहाल मामले की जांच अभी जारी है। छठ का 4 दिनों का त्योहार यूं तो पूरी शांति और हर्षोल्लास के साथ उसका समापन हुआ, लेकिन इस त्योहार के लिए मशहूर बिहार के जहानाबाद में कुछ ऐसा हुआ कि घाट पर ही लोग भिड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को वहां आना पड़ा। यूं तो जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र का कैरवा सूर्य मंदिर छठ पर्व का पवित्र धाम माना जाता है, लेकिन दूसरे अर्घ के बाद यहां 2 गांव के लोगों के बीच भिड़ंत हो गई। मामला इतना बढ़ा कि लोगों ने लाठी डंडे निकाल लिए। लाठी डंडों से लड़ाई के साथ पथराव भी शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक घटना की वजह से चाट खाने के दौरान दुकानदार को पैसा कम देने का मामला था। छठ संपन्न होने के बाद पास के गांव पुरनका बिघा के कुछ लोग ठेले पर चाट खा रहे थे। उसी दुकान पर नरवा गांव के भी कुछ युवक चाट खाने पहुंच गए। इस दौरान पुरनका बिघा के लोग चाट दुकानदार को पैसे कम दे रहे थे, जिसका नरवा गांव के लोगों ने विरोध किया और देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। इस दौरान पथराव भी किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक प्राइवेट स्कूल में लापरवाही की घटना सामने आई है, जिसके कारण एक छात्र स्कूल की इमारत से नीचे गिर गया। हादसे के बाद छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों की माने तो छात्र बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरा, जिसके कारण इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं एक शख्स ने स्कूल के डीन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। तो कल 12:57 पे बच्चा गिरा हुआ है। तो ये यहाँ से ले गए हैं तो उनका डीन है, डीन साथ में गया है, लेकिन डीन बराबर झूठ बोलते रहे कंटिन्यू। उन्होंने क्या बोला नहीं है कि बच्चा गिरा कहाँ है। उन्होंने सिर्फ ये बताया पेरेंट्स को कि बच्चा है ना क्लास में चक्कर खा के गिर गया, उसकी वजह से दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए। हादसे को लेकर प्रशासनिक अधिकारी का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने घटना की पुष्टि की और छात्र को खतरे से खाली बताया है। अधिकारी ने हादसे की रिपोर्ट भी मांगी और जांच की बात कही। फिलहाल छात्र बिल्डिंग से कैसे गिरा, इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक लेखपाल की रिश्वत लेने का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। आरोप है कि लेखपाल ने जमीन की पैमाइश के बदले किसान से पैसे मांगे, लेकिन इस दौरान किसान ने लेखपाल साहब की ईमानदारी को कैमरे पर कैप्चर कर लिया और रिश्वतखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं लेखपाल किसान के घर पहुंचा। पहले इन साहब ने आव भगत कराई, चाय और नमकीन उड़ाई, फिर अपनी ही जिम्मेदारी निभाने के लिए रिश्वत की फरमाइश कर डाली, ऐसे आरोप हैं। तस्वीरों में आगे देखने पर पता चलता है कि लेखपाल किसान से पैसे ले रहा है और उन्हें चुपके से अपनी पॉकेट में रख लेता है। किसान के मुताबिक लेखपाल ने जमीन की पैमाइश के बदले 5,000 रुपए लिए, यानी इन पैसों के बदले लेखपाल ने मन मुताबिक पैमाइश का वादा किया, लेकिन पैसे लेने के बाद भी काम नहीं हुआ। तब किसान को भी याद आया कि रिश्वत तो अपराध है, लिहाजा SDM से मामले की शिकायत की। जिस लेखपाल पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा वो पहले भी घूसखोरी के चलते निलंबित हो चुका है, यानी आदतन भ्रष्ट कर्मचारियों के दम पर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति रंग लाएगी। मध्य प्रदेश में अपनी गाड़ियों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों पर अब एक्शन लिया जा रहा है। इंदौर जैसे बड़े शहरों में तो चालान के साथ साथ बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क पर मोटरसाइकिलों के कई साइलेंसर एक लाइन में पड़े हुए हैं।
कुछ दिनों पहले तक ये जिन मोटरसाइकिल पर लगे थे अपनी आवाज से आने जाने वाले राहगीरों के लिए मुसीबत बढ़ाया करते थे, लेकिन इंदौर पुलिस ने पहले इनको जब्त किया, इसके बाद इनको नष्ट कर दिया गया। तस्वीरों में दिख रहा है लाइन से पड़े इन साइलेंसर के ऊपर रोड रोलर चलाकर इन्हें नष्ट किया जा रहा है। मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में इन साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाकर पापड़ बना दिया गया। इंदौर की ट्रैफिक पुलिस पिछले 8 दिनों से सड़क पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुसीबत बने उन बाइक सवारों का चालान काटकर ऐसे साइलेंसर जब्त कर रही है जिनको मॉडिफाई करवाया गया और वो सड़कों पर तेज आवाज करते थे। इस तरह के 850 साइलेंसरों को जब्त किया गया है, जिनमें से 300 मॉडिफाइड साइलेंसर पुलिस ने नष्ट कर दिए। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए भी सबक है जिन्हें सड़क पर बाइक से शोर करने का शौक है। अगर ऐसा किया तो चालान भी कटेगा और साइलेंसर भी पापड़ बना दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत में चलता मिनी ट्रक आग का गोला बन गया। शॉर्ट सर्किट से भड़की आग ने पूरी की पूरी गाड़ी को जलाकर राख कर दिया। ये मिनी ट्रक चलते चलते अचानक कैसे आग का गोला बन गया, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। हादसा तब हुआ जब गाड़ी की फायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे कार में आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार धू धू कर जलने लगी। कार ड्राइवर ने हालात को भांपते हुए तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के दौरान सड़क पर जाम के हालात बन गए, ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे का वीडियो बनाया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इन वीडियो में मिनी ट्रक से उठती तेज लपटें साफ नजर आ रही हैं। तुरंत कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस हादसे ने इलाके में यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया। पुलिस ने बताया कि हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। Z News.